गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, फेलियर्स और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। आपने कुछ पॉइंट्स की चर्चा की थी जिसके आधार पर आपने बताया था कि उन घटनाओं को आप क्लासिकल फिजिक्स में जो वर्णित सिद्धांत है उनके आधार पर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो हमने खूब सारे इवेंट्स और जो इवेंट्स थे उनकी चर्चा कर ली थी। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो हमारा कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन इस घटना को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो आपके समझने के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक, लेकिन इसको आप थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया, ठीक है ना। ये क्या है इसको आप थोड़ा समझिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया। अब जैसे मैं एक बात करूं किसी एटम की, मैं क्या करूं, कोई एटम है, मान लो आपका एटम है, तो उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, जिसको आप न्यूक्लियस कह रहे हो, और उसके चारों तरफ बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ बंधा हुआ है, क्यों? ड्यू टू दिस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देयर इज सम कुलम अट्रैक्शन फोर्स, अर्थात इस धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच जो कुलम आकर्षण बल है उसके कारण इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा हुआ है। अब अगर मान लो आपको इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको क्या चाहिए, कुछ इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कितनी होनी चाहिए, जितने बल या जितनी ऊर्जा के द्वारा वह इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप सुनिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसके लिए मैंने एक शब्द काम में लिया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैं अब इसको बोल देता हूँ, आपको बता दूंगा पूरा क्या है। आयनिक विभव, यानी किसी अणु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए या किसी अणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या मुक्त करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस अणु का आयनिक विभव कहलाता है। इस चीज को भी आप नोट कीजिए, जब आप डेफिनेशन लिखो तब उस अणु का आयनिक विभव याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि जैसे अणु चेंज होगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अणु चेंज होते ही क्या हो जाएगा, उसकी सारी जो प्रक्रिया है, जो कुलम आकर्षण फोर्स जिसके द्वारा वो बंधा हुआ है, वो सब कुछ बदल जाएंगे, वो बदलेंगे, क्योंकि अणु चेंज होगा तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बदल जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदलेंगे तो जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज है वो भी बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी बदल जाएंगे, तो जो कुलम फोर्स है आपका अट्रैक्शन फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा तो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल या जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी बदल जाएगी। तो मैंने क्या बताया, इसको एक दफा वापस सुन लीजिए। किसी अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस अणु की आयनिक विभव कहलाती है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस क्या हो गई, इस तरह से हो सकती है एटम से। कभी कभी एक और क्या हो सकता है, मान लो आपके पास कोई मेटल सरफेस है, क्या है, धात्विक सतह, मेटल सरफेस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। और अगर मान लो आपको इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है तब भी आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, तब भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कितनी होगी, वो उतनी होगी कि जिस आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस से बंधा हुआ है। तो वहां पर तो हमने अणु के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात किया था, ये भी मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के एटम से निकलने के लिए। यहां पर भी जो मिनिमम एनर्जी होगी उसके लिए एक नाम आता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, या इसको आप कह सकते हो कार्य फलन, ठीक है। तो यहां डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड या इज नॉन एज वर्क फंक्शन फॉर दिस मेटल सरफेस। अर्थात किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धात्विक सतह की कार्यफलन कहलाती है। और ये जो कार्यफलन है वो हर धात्विक सतह के लिए फिक्स होता है, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जो वर्क फंक्शन है इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। अर्थात कार्यफलन किसी धातु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। धातुओं का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण। इसको मैं बता देता हूँ क्या है, वैसे आगे पूरा डिटेल में आएगा, लेकिन मैं अभी आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। अभिलाक्षणिक गुण है, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैसे, आप देखिए, जैसे मान लो आपके पास कोई ए धातु है, एक कोई बी है, एक कोई सी है, और हर धातु की नेचर अलग है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस फोर्स से बंधा हुआ है उस फोर्स का मान भी क्या है, अलग अलग है। तो उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग आप सप्लाई करोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा, वहां से इमिट हो पाएगा या
या मुक्त हो पाएगा। तो और उस जो मिनिमम एनर्जी उसको ही आप क्या कर रहे हो, वर्क फंक्शन। तो इस धातु के लिए मिनिमम एनर्जी अलग होगी तो इसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा इसकी तुलना में, इसके लिए अलग होगी तो इसके लिए अलग होगा। लेकिन ए के लिए तो क्या होगा, वो वर्क फंक्शन सेम ही रहने वाला। धातु अगर नहीं बदल रही है तो उसके लिए वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक बात हम यहीं पर करें। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो एटम टू एटम वेरी कर जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी, मुझे पता है आपको ये चीज़ें पता होगी, लेकिन फिर भी चूंकि हम लेक्चर को क्या कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, ताकि जब आप अपने मेन टॉपिक पर आओ और मान लो कहीं ये टर्मिनोलॉजी काम आए तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। वरना क्या होता है सीधे टॉपिक पर हम चलें, और चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में मोनोवे क्लास है, ठीक है। अभी मान लो क्लासरूम टीचिंग होती तो वहाँ पर क्या होता है इंटरेक्शन के आधार पर हम इन चीज़ों को उसी टॉपिक जब हम पढ़ा रहे हैं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ ये संभव नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ और उससे पहले अगर उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आपको बताने की आवश्यकता है तो वो मैं स्वयं ही बताता चलूँगा और आप इन चीज़ों को समझते रहिए। और फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आप और मैं दोनों फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो उस संदर्भ में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टॉपिक के अंदर जो फिजिक्स इन्वॉल्व है वो आपको समझनी है। केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया तो आपको भी वो मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा, आपने अगर समझ के किया तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद भी आसानी से रहेगी, और कल को मान लो आपको ये डेरिवेशन कर रहे हो और कहीं बीच में अटक भी जाते हो या फंस जाते हो तो आपको रिकॉल करने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तब। तो ये चीज़ है, मैंने आपको बता दी। तो अब हम जो इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस की बात की है, तो जो कोई मान लो धातु की सतह है तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन किस किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए कुछ 3-4 प्रक्रिया हैं, उन प्रक्रियाओं को भी आप देखिए। वो क्या क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस किस प्रकार से हो सकता है या किन विधियों से हो सकता है, उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है आपका थर्मो आयोनिक इमिशन, जिसको आप कह सकते हो तापायनिक उत्सर्जन। मैं एक और नाम लिख देता हूं, फिर इन एक एक को हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा है आपका सेकेंडरी इमिशन या द्वितीयक उत्सर्जन। और चौथा है आपका फील्ड इमिशन या क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर 4 प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन। और हम बात किसी की करें, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस फॉर ए, मैं लिख ही देता हूं, फॉर ए मेटल सरफेस। आप लिख सकते हो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया है। पहली तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा द्वितीयक उत्सर्जन और चौथा क्षेत्र उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस में आपने एक चीज समझ ली थी, सिंपल से अगर अर्थों में समझा जाए तो इमिशन के लिए आपको क्या चाहिए कि उस धातु के कार्यफलन के बराबर मात्रा में आपको एनर्जी सप्लाई करनी है। तो ये सारे मेथड क्या है, एनर्जी सप्लाई करने के मेथड है, और जैसा नाम होगा उसी के अनुरूप उनके एनर्जी सप्लाई मेथड करने का तरीका हो जाएगा। जैसे हम पहले इस मेथड की बात करें तो ये क्या है, थर्मो आयोनिक इमिशन। तो इसमें शब्द आ रहा है थर्मो, थर्मो यानी तापमान से रिलेटेड है। तो इस प्रक्रिया में आप क्या करोगे, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अगर आप एनर्जी सप्लाई करो तो किसके रूप में करोगे, हीट के रूप में या तापमान के रूप में। तो बिल्कुल, और मैं इनको बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूँ, मैं इनके डिटेल में नहीं जा रही, तो बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है ना। मैं केवल सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई का सोर्स है वो क्या है, तापमान है या टेम्परेचर है। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरे बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है प्रकाश या फोटोन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिशन किस प्रकार से होगा कि जब आप धातु की सतह है, जैसे मान लो आपके पास मेटल सरफेस है, तो उस पर आप क्या इंसिडेंट करोगे, लाइट इंसिडेंट करोगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी इमिशन की या द्वितीयक उत्सर्जन। तो इसमें आप क्या करते हो कि जैसे मान लो कोई धातु की सतह है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की आप कोलिजन करवाते हो
कि नहीं सेकेंडरी पार्टिकल से। सेकेंडरी पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? कोई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स हो सकता है, कोई भी अदर पार्टिकल हो सकता है जो फास्ट मूविंग हो। तो उस मूविंग पार्टिकल से जब कोलिजन होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मेटल सरफेस से इजेक्ट या रिमूव हो सकता है। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? फील्ड इमिशन या क्षेत्र उत्सर्जन। इसके अंतर्गत आप क्या करोगे? जो एनर्जी सप्लाई का सोर्स होगा वो आपका होगा, आप क्या कर सकते हो? विद्युत क्षेत्र मान लो आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तब भी उससे ऊर्जा मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको कुछ प्रक्रियाएं बताई है कि, और सब प्रक्रियाओं में आपको पता क्या रखना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई है हीट या टेम्परेचर कह सकते हो, यहाँ पर है प्रकाश या फोटोन, यहाँ पर है सेकेंडरी यानी कोई दूसरे प्रकार के कण होंगे जिसको मैंने कह दिया फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, या अदर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने जानकारी उसकी प्राप्त कर ली। अब हम तो हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, हमें क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो कौन सा इमिशन हो जाएगा? ये वाला इमिशन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इस टॉपिक को तो आप सेकंड ईयर में जो आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का टॉपिक था उसमें आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, रिचर्डसन-डसमान समीकरण। वो हेडिंग किया थी तापायनिक उत्सर्जन के लिए रिचर्डसन-डसमान समीकरण। तो वहां से भी आप इसको रेफर करके अच्छे से समझ सकते हो। तो अब हमारे टॉपिक पर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रवेश कर गए 20वीं शताब्दी के आरंभ में, तो वहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी चेंज आपको मिल रहा है एक तरह से, ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में, तो उस संदर्भ में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना भी एक माइलस्टोन के रूप में है, बिल्कुल ठीक है ना। और एक चीज़ मैंने सेकेंड ईयर का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है, ठीक है ना, उसमें मैंने लाइट के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है और मैंने ये बताने का प्रयास किया है जो प्रकाश की आप बात कर रहे हो उसकी प्रकृति कैसी, आप लोग जरूर उसको सुनिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, 20-21 मिनट का है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बताया कि लाइट की प्रकृति के बारे में एक लंबे समय से जो रिसर्च चल रहे थे और जो अलग अलग अवधारणाएं दी जा रही थी, हमने लाइट के कणिक के सिद्धांत से शुरू करते हुए वेव थ्योरी से लेकर के ड्यूअल नेचर तक हम पहुँच गए, ठीक है ना। यानी आज की तारीख में हम लाइट को कैसी मान सकते हैं? लाइट की तरंगीय प्रकृति, यानी उसका वेव कैरेक्टर भी है और उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो उस चीज़ को आप वहाँ से रेफर कीजिए, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगी। और चूंकि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का ही पार्ट पढ़ना है, तो वहाँ आप समझोगे तो आपको थोड़ा ये समझने में आसानी रहेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, और इस इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को समझने के दृष्टिकोण से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब इस दौर से आते आते धीरे धीरे क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स आपकी इवॉल्व करनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो शुरुआती एक्सपेरिमेंट थे या शुरुआती जो सिद्धांत थे उनमें से ये एक है। अब ये है क्या, इसको हम आसानी से समझते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन को मैं एक दफा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का, आप पूरा लिखना, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। आगे नोट कीजिए आप, यदि परिपथ बंद हो तो
उसमें धारा भी प्रवाहित होती है जिसे प्रकाश विद्युत धारा या फोटो करंट कहते हैं तथा यह संपूर्ण घटना होल फिनोमिना, संपूर्ण घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। वैसे मैं ये बोल सकता था लेकिन मैंने चूंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी इसको एक बार लिख लिया। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने रजिस्टर में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि जब किसी धातु की सतह पर, इस लाइन का अंडरलाइन कीजिए, उचित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब क्या अभी थोड़ी देर बाद आएगा। उचित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यदि परिपथ बंद हो, अब परिपथ बंद का मतलब क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसमें हम पूरा सर्किट लेंगे और आप देखो जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मान लो गतिशील हो तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, और परिपथ मान लो पूरा हो, तो परिपथ जब पूरा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हो, करंट कहते हो। डायरेक्शन अलग हो सकती है। तो यदि परिपथ बंद हो तो उसमें धारा भी प्रवाहित होगी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। और ये जो संपूर्ण घटना है वो क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, लेकिन इस डेफिनेशन में खूब सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स छुपे हुए हैं जिसकी हमें डिटेल में चर्चा करनी है। अब वो हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम एक अगला टॉपिक देखेंगे इसके अंतर्गत, फंडामेंटल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस पूरी डेफिनेशन को पूरा क्या करेंगे, ओपन करने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी छुपे हुए एस्पेक्ट्स हैं उसको हम निकालेंगे और तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये इवेंट है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम न सिर्फ इसको एक्सप्लेन करेंगे अपितु हम, चूंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स को भी लेंगे और क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर हम देखेंगे कि इसको हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, कहाँ फेलियरनेस आ रही है और क्वांटम मैकेनिक्स या आइंस्टीन जो है उसको किस प्रकार से दूर कर रहे हैं। तब आपको और ये इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। अब एक चीज़ और है कि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि लेक्चर जो है वो थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के हो ताकि वो बनने में भी आसानी हो, उनको अपलोड करने में भी आसानी हो और आप आराम से देख सको। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लेक्चर को पार्ट में कन्वर्ट लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा, क्योंकि अब जो आगे आएगा वो थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक अलग लेक्चर में उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, उसका एक अलग लेक्चर बना लेंगे। तो इस लेक्चर में आपने सिर्फ क्या समझा, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस को समझ लिया, उसके कुछ प्रकार देख लिए और फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन को मोटे मोटे तौर पर समझ लिया। अब उसको डिटेल में समझने के लिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। थैंक यू।